नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के आज दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बता रही हमारी सहयोगी सूटी दीक्षित। यानी कि सोमवार को राज्यसभा और लोकसभा में सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। पहले सुबह जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तो विपक्ष का हंगामा अडानी मुद्दे को लेकर हुआ, तो वहीं बीजेपी लगातार राहुल गांधी के बयान का मुद्दा जो है वो सदन में उठाती रही। और इसी को लेके देखिए, पीयूष गोयल ने कहा था कि राहुल गांधी को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, तो वहीं गिरिराज सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, जिसके चलते 11 बजे की कार्रवाई जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब मंगलवार को भी ये कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। लगातार सदन में दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, तो वही कांग्रेस का लगातार अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ सिर्फ यही दोनों मुद्दे उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे चल के कितने दिन तक ये मुद्दे उठते हैं और कितने दिन तक सदन की कार्रवाई, दोनों सदनों की कार्रवाई इसी तरीके से स्थगित होती रहेगी। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। वहीं संसद में राहुल गांधी के मुद्दे पर भी जमकर बवाल हुआ। इसके साथ साथ नाटू नाटू का मुद्दा भी जमकर गूंजा। बता रही हमारे सहयोगी जूही। आरआर फिल्म के गाने नाटू नाटू ने 2023 का ऑस्कर जो है वो अपने नाम दर्ज कर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। इस गाने को बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में जो यह अवार्ड दिया गया है। और इसी बीच कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस ने एक पोस्टर में एनटीआर जूनियर और रामचरण की जगह मोदी और अडानी की तस्वीर लगाकर कटाक्ष किया है, जिसके बाद से लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है वो तरह तरह के मीम्स शेयर करने लगे हैं। इन दिनों संसद में अडानी हिंडनबर्ग का मामला जो है वो बेहद गर्म है और कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नाटू नाटू के जरिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस ने नाटू नाटू की जगह लूटो लूटो कर दिया। वहीं आज राज्यसभा में इसे लेकर राज्यसभा सांसद जया बच्चन का गुस्सा भी फूटा, जिसके बाद खुद सभापति ने उन्हें शांत कराया। दरअसल जया बच्चन भारतीय सिनेमा की तारीफ कर रही थी और तभी किसी ने टोक दिया। भाषण में टोके जाने पर नाराजगी जताते हुए सांसद ने कहा कि क्या नीरज, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। और इसी बीच जो है उन्होंने ये भी कहा कि ये बीच में टोकने की आजकल बीमारी होती जा रही है। उन्होंने सांसद से नाराजगी जताते हुए कहा कि जब भी कोई सभ्य बात कर रहा हो तो वहां असभ्यता नहीं दिखानी चाहिए। दरअसल जया ने कहा था कि ऑस्कर किसी उत्तर दक्षिण ने नहीं बल्कि पूरे भारत ने जीता है। जया ने जैसे ही सांसद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आवाज हमारे पास भी है, तभी सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि मैडम, आपकी आवाज बुलंद नहीं, आपकी आवाज काफी ज्यादा बुलंद है और हम सब इसे जानते हैं। राज्यसभा में आज विभिन्न नेताओं ने जो है नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिलने पर पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही सांसदों ने कहा कि इससे न सिर्फ फिल्म आरआरआर बल्कि पूरे देश का जो है वो नाम रोशन हुआ है। जया बच्चन ने इस दौरान कहा कि भारत फिल्मों का एक बड़ा बाजार बन गया है और अमेरिका जो है वो पीछे छूट गया है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। और उत्तराखंड के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा बरपा। बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। स्थित विधानसभा भवन में एक बार फिर विपक्ष के विधायकों का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों का उग्र रूप देखते हुए सदन ने भी अपना सख्त रुख अख्तियार किया। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो विपक्षी सदस्यों का जो आचरण है वो सही नहीं है। सदन की जो नियमावली कहती है उस नियमावली के अनुसार विपक्षी सदस्य आचरण अपना अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह रही कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस के सभी विधायकों को यहाँ पर एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन की कार्रवाई भी कुछ देर के लिए बाधित जरूर हुई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अगर इसी तरीके का आचरण सदन के भीतर चलता रहा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार उसके खिलाफ बात यहाँ पर की जाती रहेगी। ऐसा में समझा जा सकता है कि अगर विपक्ष का यह आक्रामक जो रुख है, जो उग्र प्रदर्शन वो सदन के भीतर कर रहे हैं, अगर उस पर विपक्ष ने अपनी बातचीत सही तरीके से नहीं रखी तो फिर उन्हें आने वाले दिनों में भी निलंबन जैसी और बड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ीसैंण। उधर लखीमपुर खीरी केस में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता रहे हमारे सहयोगी राम जी। खीरी की तिकोनिया हिंसक आंदोलन में आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है।
तिकोनिया कांड के जो मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी के जो पुत्र हैं आशीष मिश्रा मोनू को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत मिली है। वहीं आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट की 8 हफ्ते की जो अंतरिम बेल जो जमानत दी गई थी आशीष मिश्रा मोनू को, वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक उसको बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता देते 2 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया में एक हिंसक आंदोलन हुआ था। वो हिंसक आंदोलन के दौरान 4 किसान सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसको लेकर जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं उन्होंने भी बहुत धरना प्रदर्शन किया गया था। दोनों तरफ से क्रॉस FIR हुई थी जिसमें सभी जो आरोपी पक्ष हैं, जो प्रथम पक्ष है, दूसरी पक्ष है, दोनों बेल पे हैं। वहीं आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट से एक जो अहम फैसला आया है तो कहीं ना कहीं जो मंत्री पुत्र को एक राहत प्रदान की गई है। कैमरामैन शाहिद खान के साथ लखीमपुर की से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। मुख्तार अंसारी के करीबी ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बता रहे हमारे सहयोगी संदीप सिंह। प्रदेश में जिस तरह से लगातार योगी सरकार के द्वारा माफिया और गुंडों पर कार्रवाई की जा रही, उसी के तहत बांदा पुलिस ने मुख्तार से संबंध रखने वाले रफूकत असद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा कल गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन पुलिस ने उसको कोर्ट से अपनी कस्टडी की मांग की थी, जिसको देखते हुए कोर्ट ने उसको अपनी कस्टडी स्वीकार कर दी है। और पुलिस के आज भी पुलिस के पास वह सुरक्षित है और पुलिस लगातार उसके साथ पूछताछ कर रही है। अब देखना ही है कि पुलिस के द्वारा पूछताछ में और भी क्या मामले सामने आते हैं और किस तरह से पुलिस के द्वारा आगे की उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अगर बात करें तो उसके ऊपर बांदा जनपद में एक दुकानदार से 50,000 की रंगदारी मांगने का भी मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर के पुलिस के द्वारा उस पर मुकदमा भी चल रहा है। उसके बाद अब जिस तरह से मुख्तार और अब्बास को लेकर के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें लगातार पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। देखना है कि किस तरह से पुलिस जो है पूरे मामले को संज्ञान में लेगी और क्या क्या तथ्य सामने निकल करके आते हैं पूछताछ में पुलिस के, उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर पाएगी। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। उधर मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा की तिरंगा यात्रा को बैन किए जाने की मांग उठाई गई है, बता रहे हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के ट्रांसपोर्ट नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नाजिम अशरफी के द्वारा किया गया था, जिनके द्वारा मौलाना तौकीर रजा के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर आपत्ति जाहिर की थी। इसके साथ ही मौलाना तौकीर रजा के द्वारा एक यात्रा निकालने की बात कही जा रही, जिसमें तिरंगा यात्रा बरेली से लेकर दिल्ली तक ले जाएगी। उस तिरंगा यात्रा को रोकने के लिए मुरादाबाद जनपद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और तिरंगा यात्रा को रोकने की मांग उठाई गई है। इसके साथ ही मुरादाबाद जनपद के नागफनी में मौलाना तौकीर रजा के ऊपर FIR दर्ज हो गई है, जिसको लेकर मुरादाबाद जनपद में मौलाना नाजिम अशरफी के द्वारा बयान देते हुए कहा गया है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। मुरादाबाद जनपद में FIR दर्ज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के द्वारा तिरंगा यात्रा को जो निकालने के लिए बात कही गई है उसे रोकने की मांग मुरादाबाद जनपद से उठी है। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। उधर यूपी के अंदर माफिया के अवैध अतिक्रमण पर धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन जारी है, बता रहे हमारे सहयोगी। इस वक्त हम कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत तमसा नदी तट के किनारे हम हैं। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। जिला प्रशासन की ओर से मास्टर प्लान के अधीन सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर तकरीबन 3 दर्जन से अधिक दुकानें धराशायी की गई हैं। इसमें मुख्य रूप से मामला ग्रीनलैंड और तमसा नदी की तलहटी में निर्माण का मामला सामने आया है। अभी तक प्रशासनिक स्तर पर 3 दर्जन से अधिक दुकानें गिराई जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है, जिसमें अवैध रूप से निर्माण कराया गया था। नदी की तलहटी में भी निर्माण चल रहा है और इसके अलावा भी लगभग 3 दर्जन से अधिक मामले में दुकानें गिराई जा और अभी तक जो है लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले यदि देखा जाए तो पर अभी विचाराधीन चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में अभी मामला मुकदमे के दौरान चल रहा है। 2 दर्जन से अधिक और दुकानें भी गिराए जाने की आशंका है और प्रशासनिक कार्रवाई से खलबली मची हुई है, जहां वास्तव में कहा गया है कि यदि नदी तलहटी में किसी का निर्माण होगा तो वो पूरी तरह से अवैधानिक होता है, लेकिन फिर भी लोग जानबूझकर निर्माण करा लिए थे। इसके अलावा ग्रीनलैंड उस धरती को कहा जाता है पर कृषि योग्य, खेती बाड़ी के योग्य हो, वहाँ पर अवैध रूप से कमर्शियल दुकानें बनाई गई हैं और भवन बनाए गए हैं। इनको प्रशासनिक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध रूप से करार देते हुए इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दिया गया है। इससे पूरे नगर क्षेत्र में खलबली मची हुई है। कैमरामैन नागेंद्र कुमार के साथ प्रदीप सिंह मऊ।
अलीगढ़ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। अलीगढ़ में एक बार फिर देखने को मिला रफ्तार का कहर। पूरा मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के नानू के पास का है, जहां पर एक रोडवेज बस में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। दरअसल रात्रि को तकरीबन 1 बजे के आसपास एक ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर खराब हो गए थे, जो कि वहां खड़े हुए थे, और ट्रैक्टर ट्रॉली खराब होने के कारण पीछे लंबी लंबी वाहनों की कतार लगी थी, जहां पर एक रोडवेज बस भी जो कि दिल्ली की तरफ से आ रही थी और एटा की तरफ जा रही थी, जिसमें तकरीबन 45 से अधिक सवारियां सवार थी, वहीं खड़ी हो गई। तभी अचानक से पीछे से एक अन्य तेज रफ्तार में ट्रक आया और ट्रक जो है पीछे से उसने रोडवेज में टक्कर मार दी, जिससे रोडवेज में सवार तकरीबन 7 यात्री काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल मनका सिंह ले जाएगा, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वहां से मेडिकल की तरफ रेफर कर दिया गया। हालांकि अभी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन हाँ 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर राज्य विधानसभा की कार्यवाही में क्या रहा खास, बता रहे राकेश कुमार। विधानसभा में एक बार फिर नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से हंगामा किया और जिस तरीके से राज्य में हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से अब एक बार फिर से कहीं न कहीं राज्य में नियोजन नीति को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके का माहौल राज्य में है, उसमें युवाओं को इस बात को लेकर अभी भी उम्मीद बची हुई है कि आने वाले समय में नियोजन नीति तय किया जाएगा और इस नियोजन नीति के माध्यम से उनको रोजगार मिल पाएगा। विपक्षी पार्टी बीजेपी और आजसू ने तेजी से काम करते हुए इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो कहीं न कहीं जो कुछ पैमाना तय किया जा रहा है, उसका फिर से एक बार विरोध होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने अभी की बात की जाए तो विधानसभा में एक बार 60-40 का रेशियो के आधार पर नियोजन नीति बनाने की कोशिश की है, यानी कि 60% के युवा यहाँ के होंगे यानी स्थानीय होंगे और 40% युवा बाहरी हो सकते हैं। इसको लेकर भी बीजेपी ने फिर से एक बार कहा है कि बीजेपी खास करके सरकार को अपना स्पष्ट नीति सामने रखना चाहिए और सदन के अंदर तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की जानी चाहिए। विपक्षी पार्टियों ने कहीं न कहीं सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सदन के अंदर इसका जवाब मांगा है। अब देखना है कि विपक्षी पार्टी की इस आंदोलन के तहत जिस तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगहों पे घेराव करते नजर आ रही है, वैसे में राज्य सरकार का क्या कुछ रुख होता है और किस तरीके से अपनी बातों पर वे अमल कर पाते हैं। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। और ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी, बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। वाराणसी कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें जो 20 से ज्यादा कई नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किए गए। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज जमानती वारंट जो है खारिज किया। बताया जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला जब उस समय 2002 में इन्होंने एक अभद्रता की थी, तो उसी को देखते हुए वाराणसी कोर्ट ने आज इनको 23 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एमपी एमएलए अवनीश गौतम की अदालत में सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आदेश दिया था अब कि इस केस की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। बता दें कि बहुमुचित सबसिनी कांड में कांग्रेस नेता को फर्जी ढंग से आरोप बनाए जाने के विरोध में 21 अगस्त 2002 को भारतीय युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आयुक्त कार्यालय में परिसर में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था। पुलिस ने इस मौके पर सुरजेवाला समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया था। इस मामले के सोमवार को आरोप तय किया गया है कि लेकर सुनवाई सुरजेवाला की ओर से संसद की कार्रवाई का हवाला देते हुए कोर्ट से कई अन्य तारीख देने की अपील की गई थी। अदालत ने इन प्रार्थना पत्र के निरस्त करते हुए कहा कि आरोपित व्यक्तिगत उपस्थित के अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अवनीश गौतम ने अदालत ने मुकदमा सुनवाई में उपस्थित न होने पर सोमवार को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपित तय करते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए 18 मार्च तक तारीख तय की गई है। 21 अगस्त 2002 में भारतीय कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कई बार जमानती वारंट भेजे गए थे वाराणसी कोर्ट ने, लेकिन उस पर उपस्थित न होने पर लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पर सख्त रुख जमाते हुए कहा कि आखिरकार जिस तरीके से वारंट जारी किए गए रणदीप सुरजेवाला अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उसी को देखते हुए उनके साथ में जो तमाम काफ़ी नेता थे, उन नेताओं के खिलाफ में भी मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया जा रहा है कि इसकी अगली जो तारीख है वो 28 तारीख बताई जा रही है मार्च में, कि 28 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। इधर आगरा में सगे साली ने ही जीजा को गोली मार दी, बता रहे हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। प्यार फिर शादी और फिर एक दर्दनाक हादसा।
जी, हम बात कर रहे हैं आगरा के एक मामले की जिसमें साले के द्वारा जीजा को सोते समय गोली मार दी है। फिलहाल आपको बता दें कि 20 दिन पहले एक लड़की और लड़के ने शादी की थी, जिसको लेकर पारिवारिक जन पहले से आक्रोशित थे। उसके बाद उसकी बहन के छोटे भाई यानी कि जीजा के साले ने सोते समय गोली मार दी है। घटना को देखते हुए तमाम लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल तमाम पुलिस के द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया है और युवक की तलाश जारी है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जीजा की हत्या करने वाले साले को आखिरकार पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस, आगरा। उधर रायबरेली के अंदर दबंगों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। जिले में दबंगों की कारनामे लगातार पुलिस के लिए गले की फांस बनते हुए जा रहे हैं। ऐसे नए नए मामले आ रहे हैं जो पुलिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें पुलिस के कार्य क्षेत्रों में भी बदलाव किए जा रहे हैं, चाहे सिपाही हो, उप निरीक्षक हो या प्रभारी निरीक्षक। अपराध में कमी लाने के लिए इनके द्वारा इनके कार्य क्षेत्रों में भी बदलाव किए जा रहे हैं और ये इनके द्वारा लगातार सचेत किया जा रहा है कि अपराधियों पर बिल्कुल लगाम कसा जाए और पुलिसिंग लगातार टाइट रखी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। लचर कार्यशैली के चलते लगातार देखा जा रहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन ऐसे नए नए कारनामे सामने आते हैं जो पुलिसिंग की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें ताजा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के नूरुद्दीनपुर गांव का एक आया है, जहां दबंगों ने एक निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट किए और जिसमें आधा दर्जन लोग लगभग घायल हो गए, जिसमें एक महिला को गंभीर चोट आई है और महिला को परिजनों के द्वारा तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं दबंगों की। ऐसा लगता है कि उनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है और ना ही पुलिस का इकबाल देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से दबंगों के कारनामे जो हैं पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक के द्वारा किए गए प्रयास पर वो लगातार सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल में ही देखा जाए तो पुलिस के द्वारा तबादले भी किए गए हैं, लेकिन पुलिसिया कार्य शैली के चलते हुए ऐसा बिल्कुल भी जमीन स्तर पे नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जो ताज़ा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का आया है, यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। दोनों पक्षों के द्वारा निर्माण में दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को लाकर सुलह समझौता भी कराया गया, लेकिन चंद समय के बाद भी दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और यही नहीं, लाठी डंडे एवं कुल्हाड़ी भी चली, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन इस तरह की कार्यशैली जो दबंगई की सामने आ रही, निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए फजीहत बन रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर यूपी के बदायूं में एआरटीओ सुहेल अहमद खान का नशे में धुत होकर चालान करने का मामला सामने आया, बता रहे हमारे सहयोगी सौरभ पाल। बदायूं के एआरटीओ सुहेल अहमद वाहन चेकिंग करने के लिए कादर चौक पहुंचे। कादर चौक में वाहन चेक करते समय एक बस को पकड़कर छोड़ने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने एक टेम्पू घर में खड़ा हुआ था, उसका चालान करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सुहेल अहमद शराब के नशे में है। वहीं वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा इसमें जिलाधिकारी बदायूं, अन्य अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। वही सवाल खड़ा होता है, योगी सरकार में इस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, शराब पीकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब इस तरह के अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, देखने का विषय होगा। कैमरा पर्सन ललित के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। उधर यूपी के आगरा में स्मार्ट सिटी की जीरो टॉलरेंस नीति आखिर कैसे चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, बता रहे हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर तमाम कवायद शुरू कर देते हैं, लेकिन आगरा में छावनी विधायक एवं पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार के नियमों की पोल खोलते हुए
स्मार्ट सिटी के नोडल अधिकारी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए छावनी विधायक जीएस धर्मेश ने बताया कि स्मार्ट सिटी व G20 के तमाम मेजबानी के दौरान तैयार किए गए टेंडरों को अपने चहेते को देने का भी आरोप लगाया है। वहीं पोल खोलते हुए तमाम अन्य आरोप भी लगाए हैं। जल निगम में पाइप बिछाने के आरोप हैं, मैनहोल को प्लास्टिक के ढक्कन लगाने के भी आरोप है। तो वह कहीं ना कहीं चाइना के मीटर को लगाने के भी सामने आरोप आए हैं। वहीं जीएस धर्मेश कहते हैं कि चाइना का मीटर जो है 1000 रुपये की कीमत का है, जिसमें आम जनता से करीब 8 से 9000 रुपये वसूले गए हैं। फिलहाल पूरे मामले पर नोडल अधिकारी आर.के. सिंह इस पूरे मामले पर संज्ञान न लेते हुए का हवाला देते हुए सारे आरोपों को निराधार बताते हुए नजर आए हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के इस लेटर शिकायत में आखिरकार किस तरह की कार्रवाई आर.के. सिंह यानी कि नोडल अधिकारी पर सामने आएगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ में मयंक त्यागी, इंडिया वॉइस। 9 मार्च को राइटर, एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हुआ, लेकिन अब उनकी मौत मिस्ट्री बनती जा रही है। कैसे, बता रही हमारे सहयोगी जूही सिंह। अभिनेता सतीश कौशिक के मौत के मामले में जो है दिल्ली पुलिस ने अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। कारोबारी समेत जो है इसमें 20 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को सानवी मालू जो है अपना बयान दर्ज नहीं करा पाई थी। सतीश कौशिक के खून के नमूने को भी जांच के लिए जो है अस्पताल भेजा गया है। पुलिस इस मामले में 174 CRPC के तहत जांच कर रही है। पुलिस ने विकास मालू का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने सतीश कौशिक के जो है वो तबीयत खराब होने की बात कही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है हार्टबीट रुकने की बात सामने आई है। हालांकि विकास मालू की पत्नी के आरोप के बाद पुलिस सभी पहलू पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने विकास की पत्नी सानवी को सोमवार 11 बजे तक जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा था, लेकिन उसने जांच अधिकारी बदलने की मांग करते हुए जो है आने से इनकार कर दिया। इस वजह से उसका बयान जो है वो दर्ज नहीं हो पाया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सानवी को दोबारा नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसके लिए पुलिस ने कई सारे सवाल जो है वो तैयार किए हैं। सानवी ने जो आरोप लगाए हैं सारे सवाल उसी पर आधारित होंगे। उसने आरोप लगाया था कि पार्टी के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल होता था और इसलिए पुलिस ने उनके आरोपों के बाद सतीश कौशिक के खून के नमूनों को जो है वो FSL जांच के लिए भेजा है। पुलिस यह देखना चाहती है कि सतीश कौशिक के खून में किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, चाहे वो कोई नशा हो या कोई भी अन्य चीज। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार भत्ता मिलता है केंद्र की ओर से, लेकिन इस बार कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है झटका, बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा। कोरोना महामारी प्रकोप के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए साफ कहा है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का डीए एरियर नहीं दिया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में साफ शब्दों में बकाया डीए देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भविष्य में भी इन 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किश्तों का बकाया दिए जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने इस पूरे मामले में सरकार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को नहीं देने का यह फैसला कोरोना महामारी में पैदा हुए आर्थिक नुकसान के कारण लिया गया है। इस फैसले की सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए की धनराशि सरकारी खजाने में बचाई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ है, सरकार के बकाया डीए न देने के फैसले से वित्तीय नुकसान को कम करने में बड़ी मदद मिली है। पंकज चौधरी के मुताबिक महामारी काल में सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए काफी धन का प्रावधान करना पड़ा था। इसका असर 2020, 2021 और उसके बाद भी देखा गया है। बकाया डीए न देने के सरकार के फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं दीक्षा चौधरी। उधर संभल में वृद्ध महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के चाकुओं से धार करके हत्या कर दी गई है। पूरा मामला हम आपको बताते चले, जनपद संभल के नकासा थाना क्षेत्र का है, जहां पर देर रात्रि
एक महिला के कई बार चाकुओं से वार किया और उसकी हत्या कर दी गई। जब उसका सुबह बेटा पहुंचने के बाद में जब अपनी मां को जगाने गया तो बताया जा रहा है कि उसके 3 बेटे हैं और तीनों अलग अलग मकान में रहते हैं। तो इसी को बड़ा बेटा जब पुराने मकान में पहुंचा तो माँ की हालत देखकर खून में लथपथ थी, तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। जब आस पड़ोस के लोग मौके पे पहुंचे तो देखा कि किस तरह से कई बार चाकुओं से हमला किया गया और उसकी गला काट कर हत्या कर दी गई थी। जब इस मामले में आस पड़ोस के लोग आए और पुलिस को सूचना कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद में कई तत्वों से जांच की जा रही है और गहनता से जांच की जा रही है। और ये भी कहना है कि पुलिस का कि उन लोगों से पूछा, उसके बेटों से पूछा कि आपके गांव में किसी से दुश्मनी है, लेकिन उनका बेटों का कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारे पिता 40 साल पहले खत्म हो गए थे और उन्हें टीबी के मरीज थे और हम तीनों भाई अलग अलग रह रहे हैं। माँ जो है पुराने मकान में रह रही थी, खाना खाने के बाद पुराने मकान में पहुंची और जब सुबह उसका मुबारक बेटा पहुंचा है जगाने के लिए तो पता चला कि उसके कई बार चाकू से गला काट के हत्या कर दी गई है। चाकू भी वहीं पर डाल दिया गया था, लेकिन पुलिस वहां कई तत्वों से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम के जो डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एक टीम गठित कर दी गई है। टीम के आधार पर जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।